हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, छोटे भाई-बहन, बंधुओं, आपका अपने यूट्यूब चैनल गेट 90 प्लस में मैं आदित्य मिश्रा स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जान रहे हैं, मैंने इससे पहले पॉलिनोमियल की पीवाईक्यू सीरीज़ कंप्लीट कर दी है और साथ ही साथ इससे पहले मैं लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स के बेसिक्स, जितने सारे बेसिक्स हैं वो कंप्लीट करवा चुका हूँ। इससे पहले वाले वीडियो का 1 घंटा 18 मिनट का वीडियो है, आप उसको देख लीजिए। उसको देखने के बाद आप अगर इस वीडियो में आते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा, सब चीज़ समझ में आएगा। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत कर रहा हूँ। देखिए, अभी समय हो रहा है 10:57 और ये वीडियो कंप्लीट करते-करते मुझे उम्मीद है कि 1 तो बज ही जाएगा। तो आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ बाबू। आपसे बस मेरी यही विनती है कि प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें और जितना हो सके दबा के शेयर करें। आपके एक शेयर से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी वीडियो डालूँगा। और मेरा चैनल का नाम है गेट 90 प्लस। निश्चित है बेटा, ये 90 प्लस चैनल को आप पूरी तरीके से फॉलो कर लिए, आपका मैथ्स में 90 प्लस ना आए तो मुझे कहना। बस साथ में ये भी याद रखिएगा, सिर्फ वीडियो देखने से आपका 90 प्लस नहीं आएगा। वीडियो करने कराने के बाद आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें, 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, निश्चित आपका 90 प्लस आएगा। और मैं ये भी दावा के साथ कहता हूँ, जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ मैक्सिमम क्वेश्चन उसी में से आएंगे। क्यों? क्योंकि मैं सारा का सारा क्वेश्चन पीवाईक्यू का करा रहा हूँ, सारा का सारा क्वेश्चन पीवाईक्यू का करा रहा हूँ, करा रहा हूँ। तो पीवाईक्यू में इस इस वीडियो में मैं बेसिकली 2 चीज़ कराऊँगा आपके लिए। एक असर्शन रीजन के क्वेश्चन और दूसरा केस स्टडीज़ के क्वेश्चन के क्वेश्चंस। अब आप सोच रहे होंगे, इससे पहले तो आप अलग-अलग करा रहे थे, इसमें क्या कराऊँ? तो बेटा, क्योंकि केस स्टडीज़ के क्वेश्चन जो है अभी हाल में ही जुटे हैं और असर्शन रीजन के क्वेश्चन जो है अभी कुछ साल पहले से ये ट्रेंड चल रही है कि असर्शन रीजन और केस बेस्ड स्टडीज़ के क्वेश्चंस हो। इसलिए केस बेस्ड स्टडीज़ और असर्शन रीजन के पीवाईक्यू बहुत कम रह रहे हैं। पीवाईक्यू बहुत कम रह रहे हैं। फिर भी जो भी पीवाईक्यू आ रहा है, जो मैंने करवाया है पॉलिनोमियल्स के, उन्हीं सब में से पीवाईक्यू पूछेगा। उन्हीं सब में से पीवाईक्यू बोल रहा हूँ, उन्हीं सब में से आपका क्वेश्चन पूछेगा। तो इसलिए तसल्ली से आप मेरे इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप इस चीज़ का प्रैक्टिस भी अपने घर पे करिए। तो बिना समय गँवाए बाबू, बिना समय गँवाए हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन बाबू दिया हुआ है, इट इज़ कॉमन दैट गवर्नमेंट रिवाइज ट्रैवल फेयर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये सच बात है। गवर्नमेंट चाहे तो आम पब्लिक का तो जेब ढीला करने में उनको कोई कसर नहीं छोड़ती है। तो गवर्नमेंट भी जो ट्रैवल फेयर्स होता है ना बाबू, ट्रैवल फेयर्स को चेंज करते रहती है। ट्रैवल्स फेयर को रिवाइज करती है। रिवाइज का मतलब कम बेसी करेगी, कम बेसी करेगी, ट्रैवल्स फेयर को रिवाइज करती है। इसके अलावा क्या दिया हुआ है? इसके अलावा क्या दिया हुआ है वो समझने की कोशिश करते हैं। रिवाइज तो करती है, इसके अलावा क्या दिया हुआ है? इसके अलावा दिया हुआ है, बेस्ड ऑन द वेरियस फैक्टर्स सच एज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइस का बढ़ जाना, परचेजिंग घट जाना। इस केस में इन्फ्लेशन होता है और इस केस में ट्रैवल्स फेयर्स को रिवाइज किया जाता है। दिया हुआ है, कुल मिला के आपका काम यहाँ से शुरू होता है। दिया हुआ है, ऑटो चार्ज फ्रॉम द सिटीज कंपेयर अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज। अब यहाँ पे 2 सिटीज दिया हुआ है। एक दिया हुआ सिटी 1, सिटी ए, और जिसका किलोमीटर और पैसे जो हैं वो अलग अलग लग रहे हैं। बोला जा रहा है कि सिटी ए में तुम 10 किलोमीटर चलोगे तो तुमको 75 रुपये देने पड़ेंगे। सिटी बी में अगर तुम 15 किलोमीटर चलोगे तो तुमको 110 रुपये देने पड़ेंगे। वहीं अगर सिटी बी की बात करें, वहीं मैं अगर सिटी बी का बात करूं तो सिटी बी में बेटा, सिटी बी में 8 किलोमीटर चलोगे तो तुमको 91 रुपये देना पड़ेगा और वहीं 14 किलोमीटर चलोगे तो 145 रुपीज़ देना पड़ेगा। हमको लगता है आपको समझ में आ रहा है। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। केस बेस के बस क्वेश्चन दिखने में हार्ड होते हैं पर होते नहीं हैं। बहुत आसान तरीके से आप इसको बना सकते हैं, उड़ा सकते हैं। बनाने का तो दूर की बात है, आप इसको उड़ा सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है बाबू कि सिटी ए में अगर आप 10 किलोमीटर चल रहे हैं तो आपको 75 रुपीज़ देना पड़ेगा। सिटी बी में अगर आप 15 किलोमीटर चल रहे हैं तो आपको 110 रुपये देना पड़ेगा। सिटी ए में ही, अब सिटी बी में अगर आप 8 किलोमीटर चल रहे हैं तो 91
रुपये देना होगा, और सिटी बी में आप 14 किलोमीटर चल रहे हैं तो 145 रुपये देना होगा। इतना चीज़ आपको है। और साथ ही साथ बोल रहा है यहाँ पे कि फिक्स चार्ज, द ऑटो चार्ज इन अ सिटी comprise of a fixed charge together with the charge of the distance cover। मतलब फिक्स चार्ज के साथ, फिक्स चार्ज के साथ, फिक्स्ड चार्ज के साथ एडिशनल चार्ज लिया जा रहा है, चार्ज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड, मतलब फिक्स चार्ज के साथ चार्ज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड लिया जा रहा है। अब बोला जा रहा है कि पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसका बनाते हैं। पहला क्वेश्चन बना रहे हैं, दिया है अगर फिक्स चार्ज ऑफ ऑटो रिक्शा इज एक्स, फिक्स चार्ज को हम मान लिए एक्स, फिक्स चार्ज को हम मान लिए एक्स, एंड द रनिंग चार्ज, जो भी चल रहा है रनिंग चार्ज को हम मान लिए, को हम लोग मान लिए वाई, ठीक है, वाई, रनिंग चार्ज को हम लोग मान लिए वाई, वाई किलोमीटर पर आवर, वाई किलोमीटर पर आवर, पर आवर, 9 वाई किलोमीटर पर आवर। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रनिंग द ट्रेवल इन सिटी ए इज, फिर से मैं बोल रहा हूँ, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द ट्रेवल इन सिटी ए, सिटी ए में, सिटी ए में, किसमें, सिटी ए में, सिटी ए में, सिटी ए में कोई चीज़ ट्रेवल कर रहा है, गाड़ी, ऑटो रिक्शा, तो उसका लीनियर पेयर में, लीनियर इक्वेशन में क्या रिप्रेजेंटेशन होगा वो हमको बताना है। तो बहुत आसान है, मान के चलो फिक्स चार्ज तो दिया ही हुआ है। अब ये फिक्स चार्ज क्या होता है, मान के चलो चलो मुझे यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, और इस कार का, ये अगर टैक्सी है, इस टैक्सी का जो है एक फिक्स चार्ज है, मान के चलो ये 10 रुपया है ही, मान के चलो ये 10 रुपया है, और ये 10 रुपया हमेशा रहेगा, 10 रुपया हमेशा रहेगा, चाहे ये सिटी में कहीं पे भी हो, सिटी में ए पे हो, या सिटी में कहीं बी पे हो, या कहीं सिटी में सी पे हो, तो इसका एक फिक्स चार्ज लगा हुआ है, मतलब 10 रुपया उसका लगेगा ही लगेगा। और फिर दिया है रनिंग चार्ज, रनिंग चार्ज का मतलब अब ये कितना किलोमीटर चल रहा है, अकॉर्डिंग टू किलोमीटर, ये कितना किलोमीटर चल रहा है पर घंटे में, उसका चार्ज अलग से देना पड़ेगा। तो फिक्स चार्ज कितना दिया हुआ है बाबू, फिक्स चार्ज एक्स किलोमीटर, एक्स दिया हुआ है, और रनिंग चार्ज वाई दिया हुआ है, रनिंग चार्ज वाई दिया हुआ है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर वो 10 किलोमीटर, सिटी ए के लिए बोल रहा है, सिटी ए के लिए, सिटी ए के लिए अगर वो 10 किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर चलता है, तो उसको 75 रुपये देने होंगे, 75 रुपये देने होंगे। तो इसको लिख सकते हैं, उसको टोटल कितने देने होंगे, उसको टोटल 75 रुपये देने होंगे। अब ये 75 रुपये कहाँ से आया बाबू, 75 रुपये कहाँ से आया होगा, वो उसका रनिंग चार्ज लगा होगा, और प्लस उसका एक फिक्स चार्ज लगा होगा, रनिंग चार्ज लगा होगा, प्लस उसका फिक्स चार्ज लगा होगा। और रनिंग चार्ज किसके ऊपर डिपेंड करता है, रनिंग चार्ज किलोमीटर के ऊपर डिपेंड करता है, रनिंग चार्ज किलोमीटर के लिए, यहाँ पे देखो 10 किलोमीटर है, रनिंग चार्ज किलोमीटर के लिए डिपेंड करता है। तो वाई रुपये उसके किस लिए लगे होंगे, वो 10 किलोमीटर चला होगा उसके लिए लगे होंगे। तो पहला इक्वेशन उसका बन गया। अब सिमिलरली एक्स तो फिक्स चार्ज है, इसके साथ 15 वाई बन जाएगा, क्यों, क्योंकि अब वो 15 किलोमीटर चल रहा है, जब 15 किलोमीटर चल रहा है तो फिक्स चार्ज के साथ उसको कितना देना पड़ जाता है, 110 रुपये। तो एक्स प्लस 10 वाई इक्वल टू 75, एक्स प्लस 15 वाई इक्वल टू 110, एक्स प्लस 10 वाई, अब देखते हैं ऑप्शन में 75, एक्स प्लस 5 वाई, तो ये तो नहीं होगा, फिर एक्स प्लस 10 वाई इक्वल टू 75, एक्स प्लस 15 वाई इक्वल टू 110, ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट। तो इसी तरह से आगे बढ़ेंगे बेटा, इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं बेटा। अगर आपको दिक्कत आ रही हो समझने में तो आप एक बार फिर से वीडियो को पॉज करके पीछे जाके देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको मन में बार बार दोहरा सकते हैं, बार बार दोहराने से आपकी चीज़ें क्लियर होती हैं, आपकी चीज़ें क्लियर होती हैं। अब पूछ रहा है बाबू सिटी बी के लिए, किसके लिए पूछ रहा है, सिटी बी के लिए,
तो CTB के लिए आप मुँह जवानी अब बना सकते हैं बाबू। CTB के लिए आपको उतना मेहनत की आवश्यकता नहीं है। एक्स तो फिक्स चार्ज होगा CTB के लिए भी, प्लस कितना चल रहा है, 8 किलोमीटर चल रहा है वाई रुपीज़ के साथ, रनिंग चार्ज के साथ, तो फिर कितना रुपये उसको देना पड़ेगा, 91 रुपये। फिर एक्स फिक्स चार्ज है प्लस रनिंग चार्ज होता है वाई, और फिर कितना किलोमीटर चला, 14 किलोमीटर, तो उसको कितना देना पड़ा, 145। ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो क्या है आंसर, x प्लस 8y इक्वल टू 91, दूसरा x प्लस 14y इक्वल टू 145, x प्लस 8y यहाँ है इक्वल टू 91, x प्लस 14 इक्वल टू 145, x प्लस 14y इक्वल टू 190। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ऑप्शन सी जो है बेटा आपका सही उत्तर है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है बाबू, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है द अमाउंट पेड बाई, द अमाउंट पेड बाई अ पर्सन traveling 100 किलोमीटर इन सिटी ए। अगर आदमी सिटी ए में ट्रेवल कर रहा है, सिटी ए में ट्रेवल कर रहा है, और वो आदमी पेड बाई अ पर्सन ट्रेवलिंग 100 किलोमीटर, अगर वो आदमी सिटी ए में 100 किलोमीटर ट्रेवल कर लेता है, कितना किलोमीटर, 100 किलोमीटर ट्रेवल कर लेता है, तो कितना अमाउंट पे करना होगा, कितना अमाउंट पे करना होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर में सिटी का फिक्स्ड चार्ज जो कि x है उसकी वैल्यू क्या है। उसके बाद रनिंग चार्ज y है, उसकी वैल्यू क्या है। इन दोनों की वैल्यू निकालने के बाद ही तो हम जानेंगे कि 100 किलोमीटर के लिए उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका x और y की वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो जो इक्वेशन यहाँ पे आया है बेटा, इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x प्लस 10y इज इक्वल टू 75, x प्लस 15y इज इक्वल टू 110। फिर से आप देखिए, फिर से देखिए, भूलिए मत, डरिए मत। बोल रहा है कि अगर कोई पर्सन 100 किलोमीटर एक सिटी ए में ट्रेवल करता है, कितना, 100 किलोमीटर सिटी ए में ट्रेवल करता है, तो उसको कितना अमाउंट देना पड़ेगा, कितना अमाउंट देना पड़ेगा। तो भैया हम तो बस इक्वेशन निकालें, पहला और दूसरा इक्वेशन निकालें, हम इस x की वैल्यू और इस y की वैल्यू थोड़ी निकाले हैं। तो x और y की वैल्यू हमको तो निकालना पड़ेगा। जब तक x और y की वैल्यू नहीं निकालेंगे, फेयर की वैल्यू नहीं निकालेंगे, तब तक हम 100 किलोमीटर का कैसे हम निकाल पाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, 100 किलोमीटर का तो निकाल नहीं पाएंगे। ऐसा होगा क्या, x की जगह पे कोई वैल्यू हमको रखना तो पड़ेगा ना, निकालना तो पड़ेगा, तभी तो हम निकाल पाएंगे। तो चलिए निकालते हैं। क्या दिया हुआ है, x प्लस 10y, इसको हम किस मेथड से निकाल सकते हैं, इसको हम एलिमिनेशन मेथड से निकालेंगे। एलिमिनेशन मेथड से निकालेंगे। अब एलिमिनेशन मेथड होता क्या है, उसको निकालते हैं, मतलब एक चीज़ को एलिमिनेट करना। तो दोनों इक्वेशन के लिखोगे क्या है, एक्स प्लस प्लस 10y 15y इज इक्वल टू 75 इज इक्वल टू 110। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं ये भी x है, ये भी x है, तो किसी से हमको यहाँ पे गुना करने की आवश्यकता नहीं है, किसी से नहीं है, तो हम डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, ये x और ये x दोनों पॉजिटिव में है, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हमको नेगेटिव करना पड़ेगा। तो नेगेटिव तभी बनेगा जब हम माइनस करेंगे। जब हम माइनस करते हैं तो सबकी वैल्यू, जो नीचे वाले की वैल्यू होती है वो, सॉरी, नीचे वाले का साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है। वैल्यू मैं बोल रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी, जो नीचे वाला जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो नीचे वाला यहाँ साइन चेंज हो गया, ये था प्लस तो ये हो गया, प्लस की जगह पे क्या हो गया माइनस, प्लस की जगह पे क्या बन गया माइनस, और प्लस की जगह पे क्या बन गया बाबू, माइनस। तो यहाँ पे x और x कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 10y माइनस 15y इज इक्वल टू 75 माइनस 110। ऐसा होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे आएगा -5y। फिर क्या आएगा, यहाँ पे 110 में से 75 घटाना है, 110 में से 75 घटाना है, तो 10 में से 5 गया बाबू 5, यहाँ बच गया 10, 10 में से 7 गया बचा 3, 35। किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। अब देखो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव कट गया, तो हमारे पास 5 से ये भी कट जाएगा, 5 से 35 भी कटेगा, कितने बार में, 7 बार में कटेगा, 5 सत्ते 35। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, y की वैल्यू हमारे पास आई 7। y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई बाबू, 7। अब y की वैल्यू 7 आई, तो y की वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। कहाँ है इक्वेशन 1, खोजो, यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, इक्वेशन 1 हमारा यहाँ है। तो लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ किसका वैल्यू, y बराबर 7 इन इक्वेशन 1। मतलब इक्वेशन 1 में y बराबर 7 की वैल्यू हमको पुट करना। तो इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है बाबू x प्लस 10y इक्वल टू 75। तो y की जगह पे 7 रखेंगे, तो x प्लस 10 इंटू 7 बराबर 75। तो x प्लस 70 बराबर 75। तो x बराबर आ जाएगा बेटा 5। x बराबर क्या आ जाएगा बेटा 5। यहाँ पे y बराबर क्या आ गया बेटा 7। तो वी गॉट फिक्स चार्ज कितना आया, फिक्स्ड चार्ज that is x and running charge that is y। रनिंग चार्ज कितना आया y। तो फिक्स चार्ज कितना आया हमारे पास 5 और रनिंग चार्ज कितना आया हमारे पास 7। फिक्स चार्ज कितना आ गया बाबू 5, रनिंग चार्ज कितना आ गया हमारे पास 7। मन मन में बार बार दोहराइए, फिक्स चार्ज आया 5, रनिंग चार्ज आया 7, और फिक्स चार्ज और रनिंग चार्ज आ गया। अब हमें क्या निकालना है बाबू, अब हमें निकालना है अगर वो 100 किलोमीटर चला, अगर वो 100 किलोमीटर चला, ठीक है। तो 100 किलोमीटर चलने में अगर कोई भी चीज़ यहाँ से यहाँ तक 100 किलोमीटर चला, अगर टैक्सी 100 किलोमीटर चला, तो टैक्सी को 100 किलोमीटर चलने में 2 चार्ज था, एक था फिक्स चार्ज प्लस एक रनिंग चार्ज। और रनिंग चार्ज किस पे डिपेंड था, रनिंग चार्ज किस पे डिपेंड था, रनिंग चार्ज किलोमीटर पे डिपेंड था, किलोमीटर पर डिपेंड था ना जी, तभी तो होता था जितना किलोमीटर चलेंगे उतना रुपया देना पड़ेगा। तो फिर ठीक है, तो एक फिक्स चार्ज है 5 रुपये प्लस रनिंग चार्ज कितना है, रनिंग चार्ज हो जाएगा हमारे पास बाबू 7 गुने, अब जितना किलोमीटर चला, जैसे 100 किलोमीटर चला तो 100, तो 5 प्लस 700, 5 प्लस 700, तो टोटल अमाउंट कितना होगा 705 रुपये। तो उस पर्सन को 100 किलोमीटर चलने पर 705 रुपीज़ देना होगा, देना होगा। हिंदी लिख दे रहे हैं क्योंकि हिंदी और इंग्लिश से मतलब नहीं है, बस तुमको टिक ही मारना है, सॉल्व नहीं, सॉल्व तो करके ही टिक मारोगे, पर इसको नहीं भी दिखाओगे तो चलेगा एग्जाम कॉपी में। कितना हुआ है 705। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। इसी तरह से फटाक से बनेगा बाबू, बहुत अच्छे तरीके से बनेगा। देखिए कितना मज़ा आ रहा है, तीसरा भी बन गया। अब हम लोग आते हैं चौथा में। चौथा क्या बोल रहा है, चौथा बोल रहा था अमाउंट पेड बाय ए पर्सन ट्रेवलिंग 60 किलोमीटर इन सिटी बी। सिमिलरली उसी तरीके से बनाएंगे, इसको आप खुद बनाइए, खुद बना सकते हैं। इफ फिर आप ही बनाइए, क्या दिया हुआ है, अगर पर्सन 60 किलोमीटर चलता है, अमाउंट पेड बाय अ पर्सन इफ ही ट्रेवल 60 किलोमीटर, अगर वो 60 किलोमीटर चलता है इन सिटी बी, तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा। हम सिमिलरली इसी तरीके से बनाएंगे, पहले x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले इक्वेशन क्या आया सिटी बी का, इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन बाबू आया है x प्लस 8y बराबर 91।
एक्स प्लस 8y बराबर 91। दूसरा इक्वेशन क्या आया है? दूसरा इक्वेशन क्या आया है? एक्स प्लस 14y इक्वल टू 145। एक्स प्लस 14y इक्वल टू 145। एक्स प्लस 14y इज इक्वल टू 145। ये दो चीज़ हमारे पास आ गया। ये दो चीज़ हमारे पास आ गया। ये दो चीज़, अमाउंट पेड बाय अ पर्सन 60 किलोमीटर इन सिटी बी। ठीक है, ये दो चीज़ हमारे पास आ गया। अब हमको क्या निकालना है? एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। कौन सा मेथड यूज करेंगे? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड थोड़ा आसान मेथड है। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड आपको याद करना है। तो क्या करना रहता है हमको? एक चीज़ को ख़त्म करना रहता है, तो हम यहाँ से x को ख़त्म कर देते हैं बाबू। x को ख़त्म कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचा? x को कैसे ख़त्म किया? दोनों सबको माइनस कर दिया तो साइन नीचे क्या हुआ? चेंज हो गया। तो हमारे पास क्या बचा? 8y माइनस 14y इज इक्वल टू 91 माइनस 145। तो 8y में से 14y को घटाएंगे। 8y में से 14y को घटाएंगे। 8y में से 14y को घटाते हैं तो हमारे पास आंसर जो है बेटा, y की वैल्यू जो है x वो 9 आ जाती है और x की वैल्यू जो है वो 19 आ जाती है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। 14 में से 8 को घटाएंगे, हमारे पास कितना बचेगा? 8 और 6 14 बराबर 91 में 145 में से 91 को घटाएंगे तो 5 में से 1 गया 4, 14 में से 9 गया 5, 14 में से 9 गया 5। ठीक है, अब ये कट गया। अब देखो ये भी माइनस का साइन होगा, यहाँ पे माइनस साइन होगा तो माइनस माइनस कट गया। 6 9 जा 54, 6 9 जा 54, y बराबर 9, y बराबर 9 आ गया। अब 9 की वैल्यू हमको यहाँ पुट करनी होगी तो x बराबर कितनी आ जाएगी? x बराबर हमारे पास 19 आ जाएगी। तो y बराबर 9, x बराबर 19 आ रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा? हम जान रहे हैं एक फिक्स चार्ज होता है x प्लस 9 इंटू और कितना किलोमीटर चला? 60 किलोमीटर चला तो उसको कितना पे करना होगा? तो x की वैल्यू कितनी है? 90 प्लस 9 इंटू 60 प्लस 9 इंटू 60। तो टोटल हमारे पास आएगा 559, 559। तो देखते हैं कहीं 559 है। यस, सी इज अ करेक्ट आंसर। 559 इज अ करेक्ट आंसर। देखिए कितना मज़ा आ रहा है, कितना मज़ा आ रहा है। इस तरीके से बनाइए कि और मज़ा आएगा। इस तरीके से बनाइए तो और मज़ा आएगा। अब एक छोटा सा सवाल मैं आपको बोलता हूँ तो उसको आप बनाइए। मेरा सवाल ये है कि अगर वो आदमी जो है 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर कहाँ चलता है? 50 किलोमीटर चलता है वो सिटी ए में, सिटी सिटी ए में, और 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 30 किलोमीटर चलता है सिटी बी में। 30 किलोमीटर चलता है सिटी बी में। तो कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा? तो हम जानते हैं सिटी ए का फिक्स अमाउंट कितना है बाबू? सिटी ए का फिक्स अमाउंट है 5 किलोमीटर। सिटी ए का फिक्स्ड अमाउंट कितना है? ए सिटी का फिक्स्ड अमाउंट कितना है? फिक्स्ड अमाउंट कितना है? 5 रुपीज़। और सिटी बी का फिक्स्ड अमाउंट कितना है? फिक्स्ड अमाउंट सिटी बी का कितना है? सिटी बी का फिक्स्ड अमाउंट कितना है? सिटी बी का फिक्स्ड अमाउंट, सिटी बी का फिक्स्ड अमाउंट कितना है? सिटी बी का फिक्स्ड अमाउंट है 19 रुपीज़, 19 रुपीज़। और सिटी ए का मूविंग चार्ज कितना है? रनिंग कॉस्ट कितना है? रनिंग चार्ज कितना है? सिटी ए का रनिंग चार्ज है 7 रुपीज़, 7 रुपीज़। रनिंग चार्ज सिटी ए का कितना है? 7। और रनिंग चार्ज सिटी बी का कितना है? रनिंग चार्ज जो है सिटी बी का होगा 9 रुपीज़, 9 रुपीज़। ठीक है बाबू। तो 50 किलोमीटर सिटी ए में चला तो लिखेंगे 5 प्लस 7 इंटू 50 प्लस 19 प्लस 9 इंटू 30। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा? 7 5 जो 35, 350 प्लस 5 प्लस 19 प्लस 9 3 जा 54, सॉरी 54 में भी पागल हो गया। 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 270 आया। उसके बाद इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा बेटा 644 रुपये, 644। ये आएगा 355
और ये आएगा 9, 7 और 1 8 और 2, दोनों को जोड़ो 9 5 14, 8 5 13 और 1 14, 3 2 5 और 1 6। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर आ गया। बताओ मज़ा आ रहा है कि नहीं? एकदम मज़ा आ गया बेटा, बने रहिए और आदित्य सर का साथ दीजिए। जब आदित्य सर रहेंगे तो ऐसे सारे क्वेश्चंस को फटाक देना उड़ा देंगे। हम लोग कहते हैं अपने भाषा में फटाक देना, तो फटाक देना का मतलब होता है खट से उड़ा देना, खट से। तो हर लोग खट खट से कहते हैं, तो हम फटाक देना उड़ा लेते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए कितना प्यारा तरीका से बना हुआ है। देखिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर से कितना प्यारा तरीका से बन रहा है। तो पहला कुछ यहाँ बना, दूसरा यहाँ बना, तीसरा यहाँ बना, चौथा यहाँ बनेगा, ठीक है, और पांचवा यहाँ बना हमारे पास। तो बहुत मज़ेदार तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए बाबू अगला क्वेश्चन है, अ कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स, मेरे जैसा इंस्टीट्यूट है जो मैं चलाता हूँ, अब मैथमेटिक्स कंडक्ट्स क्लास ऑफ 2 बैचेज, बैच 1 एंड बैच 2, एंड फीस फॉर रिच एंड पुअर चिल्ड्रंस आर डिफरेंट। मतलब एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो 2 बैच चलाता है, एक बैच 1, एक बैच 1। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा बेटा कॉलम मेथड से बनाइए, कॉलम बनाइएगा। जैसे सबसे पहले क्या आया, बैच 1, बैच 1, तो लिखेंगे बैच 1, बैच 1। तो बैच 1 क्या बोल रहा है, बैच 1 देखते हैं। तो बैच 1 बोल रहा है और बैच 2 भी बोल रहा है, बैच 2 भी है यहाँ पे। तो बैच 1 में क्या बोल रहा है कि बैच 1 में देर आर 20 पुअर स्टूडेंट। पुअर स्टूडेंट कितना है, तो एक पुअर का कॉलम बना दो और एक रिच का कॉलम बना दो। पुअर स्टूडेंट कितना है 20, पुअर स्टूडेंट कितना है 20 पहले बैच में, और रिच स्टूडेंट कितना है 5, रिच स्टूडेंट कितना है 5। वेयर बैच 2 में देर आर 5 पुअर स्टूडेंट, बैच 2 में ठीक इसका उल्टा है, 5 पुअर स्टूडेंट है और यहाँ पे रिच स्टूडेंट कितना है 25, रिच स्टूडेंट कितना है 25। द टोटल नंबर ऑफ फीस कलेक्शन फ्रॉम बैच 1, बैच 1 में टोटल फीस कलेक्शन हो रहा है 9,000 रुपये, और बैच 2 में टोटल कलेक्शन हो रहा है 26,000 रुपये, जिसमें अमीर बच्चे हैं, ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा फीस कलेक्ट होगा, ठीक है। एज्यूम दैट पुअर चाइल्ड पे एक्स पर मंथ, पुअर चाइल्ड कितना दे रहा है एक्स रुपीज़ पर मंथ, और रिच बच्चा कितना दे रहा है वाई रुपीज़ पर मंथ, रिच बच्चा कितना दे रहा है वाई रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। तो हमको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, उसको सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इस तरीके से आप इन्फॉर्मेशन को गैदर कर लीजिएगा कि आप सारा का सारा सवाल को फोड़ दीजिएगा। इन्फॉर्मेशन गैदर करना बहुत ही ज़रूरी है। इस तरीके से बनाने से आपका प्लस पॉइंट ये हो जाएगा कि एक जगह पे आपका सारा ध्यान केंद्रित रहेगा। अब पहला क्वेश्चन पर, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग गिवन अबव इन द टर्म ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के टर्म में हमको रिप्रेजेंट करना है, एक्स और वाई के टर्म में हमको रिप्रेजेंट करना है। तो एक्स और वाई के टर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो ये सिंपल यही तो है, इसी को एक्स और वाई के टर्म में हमने रिप्रेजेंट कर लिया। तो पहला का आंसर बन गया आपका। दूसरा बोल रहा है फाइंड द मंथली पेड बाय पुअर चाइल्ड, पुअर चाइल्ड को कितना रुपए देना पड़ता है, पुअर चाइल्ड को फाइंड द मंथली फी पेड बाय द पुअर चाइल्ड। तो देखते हैं क्वेश्चन निकालते दूसरा। मंथली फी पेड बाय पुअर चाइल्ड, पुअर चाइल्ड के द्वारा मंथली फीस कितना पेड होगा उसको करना है हमको, उसको करना है हमको। तो देखते हैं, सबसे पहले तो समझने वाली बात है कि मंथली फीस जो है वो पुअर हो या रिच हो, बैच 1 में कितना होगा। तो पुअर, क्योंकि पुअर जो है एक्स रुपीज़ दे रहा है, पुअर कितना रुपीज़ दे रहा है एक्स रुपीज़ दे रहा है, एक्स रुपीज़ दे रहा है, और रिच कितना दे रहा है, रिच दे रहा है वाई रुपीज़, रिच दे रहा है वाई रुपीज़। तो बैच 1 में पुअर और रिच दोनों मिला के कितने दे रहे हैं, BATCH, बैच 1 में दोनों मिला के कितने दे रहे हैं एक्स प्लस वाई रुपीज़ दे रहे हैं, और एक्स प्लस वाई मिला के कितना हो जा रहा है बेटा
9,000। एक्स प्लस वाई मिला के कितना हो जा रहा है? 9,000। तो पुअर बच्चे इसमें कितने हैं? 20। रिच बच्चे कितने हैं? 5। ये पहला हुआ। बैच 2 में 9,000 हो गया। बैच 2 में बैच 2 में दोनों पुअर और रिच बच्चे यहाँ पे भी हैं, पर ये दोनों मिला के कितने दे रहे हैं? 26,000। ये कितने दे रहे हैं? 26,000। पुअर स्टूडेंट कितने हैं? 5। और रिच स्टूडेंट कितने हैं? 25। तो यहाँ से हमारे पास 2 इक्वेशन बन गया। ये 9,000 लिखिए, यहाँ पे 2 इक्वेशन बन गया, पहला और दूसरा। तो पहला और दूसरा इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? फटाक देना सॉल्व करेंगे। फटाक देना मतलब जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया हुआ है? 20x प्लस बाबू 5y इज इक्वल टू 9,000। ये पहला। दूसरा है 5x प्लस 25y इज इक्वल टू 26,000 इज इक्वल टू 26,000। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो जाता है, इसको मिटा देते हैं, फिर से लिखते हैं। क्या है? 5x प्लस 25y इक्वल टू 26,000। ये 25 है, ध्यान दीजिएगा, ये 25 है। 26,000 ये दूसरा। अब हमको क्या करना होगा? अब हमको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो x और y की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे हम देख रहे हैं नीचे क्या है? एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करेंगे। एलिमिनेशन मेथड का हमको प्रयोग करना होगा। कैसे? अब देखो, अगर हम नीचे 5 है, ऊपर 20 है, नीचे 5 है, ऊपर 20 है, तो हमको इसको कैसे मिलाना पड़ेगा? या तो हम ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करें, नीचे 20 से मल्टीप्लाई करें, तो x की वैल्यू चली जाएगी और फिर इधर की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं? हम अगर ऊपर वाले को ही, हम देख रहे हैं यहाँ पे 25 है, और ऊपर 25 बनाने के लिए 5 से गुना करना पड़ता है। तो सिर्फ ऊपर वाले को हम 5 से अगर गुना कर देते हैं, सिर्फ ऊपर वाले को अगर 5 से गुना कर देते, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है? चलिए करके देखते हैं, बिना देखे तो कुछ होगा नहीं। 25 25 100, यहाँ आ गया 100x प्लस 50 25 25y, फिर क्या हो जाएगा? 9 5 जो 45,000 हो गया। ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा 5x प्लस 25y बराबर 26,000 बराबर 26,000। ठीक है। अब हम देख रहे हैं इसकी वैल्यू माइनस में है, मतलब इसको ख़त्म करने के लिए हमको माइनस करना पड़ेगा, तो इधर भी माइनस करना पड़ेगा, इधर भी माइनस करना पड़ेगा। तो ये देख रहे हैं, ये और ये आपस में कट गया, हमारे पास वैल्यू कितनी आई यहाँ पे? 0। और इसको देख रहे हैं 100x माइनस 5x बराबर 45,000 माइनस 26,000। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है? यहाँ पे आएगा 95x बराबर 1 2 3 15 में 6 गया बचा 9 39। कितना आएगा? 39,000। 15 में 9 गया, सॉरी 3 में 2 गया, यहाँ पे 1 होगा। कितना आएगा? 19,000। तो x बराबर कितना आएगा? हमारे पास 19,000 बटा 95, एंड डेट इज कितना आएगा हमारे पास? 19 बार में कटेगा। तो x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास बेटा? x बराबर 19। मतलब पुअर बच्चों की संख्या कितनी आई? पुअर स्टूडेंट बराबर 19। पुअर स्टूडेंट बराबर 19। सॉरी, मैंने एक मिस्टेक कर दिया है, काटने पे ही मिस्टेक कर दिया। 200 बार में कटेगा ना बाबू? 95 और 19,000, 95 और 19,000 को अगर हम काटते हैं 95 को, तो यहाँ पे 0 0 0 कितना बार में कटेगा? ये कटेगा 200 बार में। कितने बार में कटेगा? ये कटेगा 200 बार में, कि 95 दूनी 190, 1900, 200 बार में। तो x बराबर कितना आ गया? 200। x बराबर कितना आ गया है? 200। तो
पुअर स्टूडेंट कितना हो गया, पुअर स्टूडेंट फीस कितना हो गया, पुअर स्टूडेंट फीस पेड बाई पुअर स्टूडेंट कितने हो गया, हमारे पास आया 200 रुपये। हमारे पास कितने रुपये आए, 200 रुपये। देखिए कितना आसान है, एकदम मन लगा के करिए, सारा चीज़ आसान है, बस केस बेस देखने में हुआ है कि देखने में डर लगता है। अब अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। अब बोल रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मंथली फीस पेड बाय पुअर एंड रिच। मतलब रिच जितना पे कर रहे हैं, रिच फी माइनस पुअर फी, रिच फी माइनस पुअर फी, रिच फी का माइनस पुअर फी करते हैं। तो रिच फी माइनस पुअर फी को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, रिच का तो हमको, पुअर का तो मालूम ही चल गया, पुअर 200 रुपये कमा रहा है, मतलब पुअर 200 रुपये दे रहा है, तो रिच कितना देगा, तो रिच हमको किसी इक्वेशन में पुट करना होगा। चलिए इसी में पुट कर देते हैं। ये इक्वेशन क्या दिया हुआ है, पुटिंग वैल्यू ऑफ x बराबर 200 इन 20x प्लस 5y इज इक्वल टू 9000, इक्वल टू 9000। तो 2 2 जा 4, 1 2 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 9000, 5y इज इक्वल टू 9000 माइनस 4000, 5y इज इक्वल टू 9 में 4 गया 5000, 5 से कितने बार में कट गया, y बराबर 1000, y बराबर हमारे पास 1000 आया। तो रिच कितना पे कर रहा है, पुअर कितना पे कर रहा है, पुअर दे रहा है 200 रुपये, वहीं रिच कितना दे रहा है 1000 रुपये, 1000 रुपये। बाप रे बाप, इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट, मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस है पुअर और रिच के बीच में। चलो ठीक है, जो भी कोचिंग वाला उसका भला हो, कम से कम गरीब बच्चों के लिए सोच रहा है। इफ़ देयर आर 10 पुअर एंड 20 रिच चिल्ड्रन इन अ बैच 2, तो टोटल नंबर ऑफ फीस कलेक्शन फ्रॉम बैच 2, अगर बोला जा रहा है कि 10 पुअर बच्चा हो जाए और 20 रिच बच्चा हो जाए, 10 पुअर बच्चा हो जाए 20 रिच बच्चा हो जाए, तो कितना फीस कलेक्शन होगा। पहले 26,000 होता था, पहले कितना होता था, 26,000 होता था, अब कितना होगा, ठीक है, अब कितना होगा, तो 10 पुअर बच्चा, तो 10 गुने 200 प्लस 20 गुने 1000, तो ये हो जाएगा 20,000 प्लस 200 2000, तो 20,000 और 2000 कितना हो जाएगा 22,000, 22,000 इज आंसर। देखिए कितने मज़ेदार तरीके से बना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप फटाक देना, समय मत लगाइए, फटाक देना, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आपको समझ में आ रहा होगा। बेटा आपके साथ कौन है, आपके साथ मिस्टर आदित्य मिश्रा हैं, आपके आदित्य सर हैं, आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, पूछा गया है आपके लिए कि भैया ये क्वेश्चन अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के लिए है। जनरली ये क्वेश्चन किसमें पूछा जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और इसका बेसिक अभी ही जान जाए, अभी जानने से उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाने में आपके लिए आसान होगा। एक मैथ टीचर जाता है, एक मैथ टीचर 10 स्टूडेंट को लेके जाता है पेंटिंग एग्जीबिशन आर्ट कॉलेज एजुकेशन में, बैंगलोर में। इट इज़ अ पार्ट आर्ट इंटीग्रेशन ऑफ मैथमेटिक्स, वो मैथमेटिक्स आर्ट इंटीग्रेशन का पार्ट है वो कॉलेज। द टीचर एंड स्टूडेंट इंटरेस्टिंग इन द पेंटिंग वेल, इस पेंटिंग में इंटरेस्ट है। ये पेंटिंग कैसा है, मान के चलो एक नदी है, एक नदी है जिसमें धारा बह रही है, और नदी का धारा मान के चलो ऐसे बह रही है, इस साइड से बह रही है, इस साइड से बह रही है, और इस पे नाव चल रहा है, नाव चल रहा है। अगर ये नाव नदी के धारा के साथ चल रहा है, नदी के धारा के साथ चल रहा है, तो इस नाव को चलने पे कहेंगे कि ये नाव कहाँ चल रहा है, डाउन स्ट्रीम चल रहा है। कहाँ चल रहा है बाबू, डाउन स्ट्रीम चल रहा है, ठीक है। अगर ये नाव, यही नाव अगर नदी के धारा के विपरीत चल रहा है, मतलब नदी का धारा बेटा कहाँ से कहाँ चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो नदी की धारा का विपरीत चल रहा है, तो इसको कहते हैं कि ये अप स्ट्रीम पे चल रहा है, अप स्ट्रीम पे चल रहा है। अब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में होता क्या है, अगर कोई नाव
अगर कोई नाव नदी के बहाव के साथ बहता है, अगर कोई नाव नदी के बहाव के साथ बहता है, मान के चलो नदी का बहाव ये है और नाव हमारे पास ये है। अगर ये नाव नदी के बहाव के साथ बह रहा है, नदी के बहाव के साथ बह रहा है, किसके साथ बह रहा है? नदी के बहाव के साथ ये नाव बह रहा है। तो नाव की स्पीड में, स्पीड ऑफ बोट में, बोट में स्पीड ऑफ बोट में स्पीड ऑफ स्ट्रीम बढ़ जाएगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऐड हो जाएगा, ऐड होगा कि नहीं होगा? मान के चलो अगर कोई नदी है, नदी में अगर बहाव के साथ आप चलते हैं तो आपकी स्पीड भी बढ़ जाती है, और जहाँ बहाव के विपरीत दिशा में बहेंगे तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। फिर से, अगर आप नाव के साथ चल रहे हैं, बहाव के साथ आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, और जहाँ इसके विपरीत जाएंगे तो आपकी स्पीड जो है वो घट जाएगी। तो इसी तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि इफ स्पीड ऑफ बोट इज 5 किलोमीटर, स्पीड ऑफ बोट कितना दिया है? स्पीड ऑफ बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम स्ट्रीम का स्पीड क्या है? इज 2 किलोमीटर पर आवर है, 2 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन अ डाउन स्ट्रीम? तो डाउन स्ट्रीम में मतलब, डाउन स्ट्रीम का मतलब जिधर नाव, जिधर नदी बह रहा है उस साइड में अगर नाव बहेगा तो नाव की स्पीड क्या होगी? नाव की स्पीड क्या होगी? तो बाबू कुछ नहीं होगी, जितना स्पीड ऑफ बोट दिया है, स्पीड ऑफ बोट, बोट बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, क्या होगा? होगा बेटा 5 + 2, तो कितना आया? 7 किलोमीटर पर आवर। देखिए बोट भी बढ़ते जा रहा है, आपके लिए मैं बढ़ा रहा हूँ। समझ में आया? तो 7 किलोमीटर पर आवर इज अ करेक्ट आंसर, 7 किलोमीटर पर आवर। अब अगला देखते हैं, अगर डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो स्पीड घट जाएगी। तो डाउन स्ट्रीम में देखते हैं, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का केस में क्या है? अगर नदी ऐसे ऐसे चल रही है, ऐसे ऐसे चल रही है, और बोट इसके ऑपोजिट चल रहा है, बोट इधर, इधर रिवर, इधर बोट, इधर रिवर, इधर बोट, तो स्पीड क्या होगा? स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ BOAT, बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होगा बाबू? स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो दिया हुआ है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम 2 किलोमीटर पर आवर, इसको माइनस करेंगे 5 किलोमीटर पर आवर से, तो स्पीड ऑफ बोट इन अ डाउन स्ट्रीम क्या होगा? 3 किलोमीटर पर आवर होगा, 3 किलोमीटर पर आवर होगा। बोट गोज 21 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड? अब बोल रहा है कि डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में मतलब, डाउन स्ट्रीम का मतलब बहाव के साथ एक बोट चल रहा है, एक बोट चल रहा है, जिधर साइड बहाव है, स्ट्रीम के बहाव के साथ बोट का बहाव बह रहा है, और ये बोलता है कि ये जो नाव है वो कितना किलोमीटर चल दिया? 21 किलोमीटर चल दिया, 21 किलोमीटर चल दिया। तो समय कितना लगा? तो हमें पूछ रहा है कि टाइम कितना लगा बाबू, हमसे पूछा जा रहा है कि टाइम के बारे में, टाइम कितना लगा। तो हम जानते हैं, मोशन में आपको हम पढ़ाए हैं, जो भी बच्चे मेरे क्लास 10th के बच्चे हैं, मोशन में पढ़ाया, 9th के बच्चे भी जान रहे हैं, मोशन में पढ़ाए हम कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा बेटा? टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन
स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना किलोमीटर है? 21 किलोमीटर। स्पीड कितना है इसका? स्पीड मान के चलो, स्पीड कितना है? डाउन स्ट्रीम में स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे लिख देंगे 7, कट जाएगा 3 आवर, 3 आवर। तो 3 आवर इज अ करेक्ट आंसर, 3 आवर इज अ करेक्ट आंसर। डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा? 3 आवर, 3 आवर। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। चलिए अगला है, बोट अगर 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम में चलता है, मतलब अगर हम हमारा स्ट्रीम ऐसे मूव कर रहा है इस साइड, और नाव जो है इस साइड मूव कर रहा है, नाव इस साइड मूव कर रहा है, तो ये क्या कंडीशन शो कर रहा है? इस साइड स्ट्रीम है, इस साइड बोट है, तो ये अप स्ट्रीम का कंडीशन शो कर रहा है, अप स्ट्रीम। तो और ये कितने किलोमीटर चल गया ऐसे ऐसे करके? ये कितने किलोमीटर चल गया? ये चला है बेटा 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। अप स्ट्रीम में कितना किलोमीटर? 12 किलोमीटर। डाउन स्ट्रीम में कितना किलोमीटर? 21 किलोमीटर। अप स्ट्रीम में 12 किलोमीटर। तो हम निकालेंगे टाइम बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड। तो डिस्टेंस कितना दिया है बेटा? डिस्टेंस दिया है 12 किलोमीटर, और स्पीड हम निकाले हैं कितना? 3, 3 काट देंगे बेटा, हमारे पास 4 आंसर के रूप में आपके पास आ गया। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ लास्ट क्वेश्चन इसका, इफ द स्पीड ऑफ बोट इज x किलोमीटर एंड y किलोमीटर रिस्पेक्टिवली, मतलब बोट का स्पीड कितना है? स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इज, स्पीड ऑफ बोट इज x किलोमीटर and stream is y किलोमीटर पर आवर, ये भी पर आवर दिया हुआ है। और बोल रहा है कि डिस्टेंस क्या होगा? व्हाट विल बी द डिस्टेंस, डिस्टेंस एट टाइम टी, टाइम टी पे डिस्टेंस क्या होगा? तो हम जानते हैं स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड गुने टाइम बराबर डिस्टेंस, स्पीड गुने टाइम बराबर डिस्टेंस। और हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं हमें क्या निकालना है? फाइंड द स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द कवर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम पे कितना डिस्टेंस कवर करेगा? किसमें हमको पूछ रहा है? डाउन स्ट्रीम पे, डाउन स्ट्रीम पे स्पीड पूछ रहा है। तो स्पीड बराबर कितना है? x बोट का और y स्ट्रीम का, दोनों को जोड़ देंगे तो डाउन स्ट्रीम में निकल जाएगा। डाउन स्ट्रीम ना पूछा जा रहा है, डाउन स्ट्रीम। तो x प्लस वाई इंटू टी बटे बराबर डी, x प्लस वाई इंटू टी बराबर डी। सो द आंसर विल बी, आंसर विल बी x प्लस वाई इंटू टी। द आंसर विल बी बी। सो दोस्तों मज़ा आया? क्वेश्चन बहुत आसान था ना? इसी तरह से बनाएंगे दोस्तों, बनाएंगे, फटाक देना आप इसको नोट डाउन करिए, नोट करिए, या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एकदम मेरे साथ रहिएगा तो मौज करिएगा बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन अब बनाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के आखिरी चरण में हम लोग पहुंच गए हैं। तो भाइयों क्वेश्चन जो है केस बेस्ड स्टडीज़ के क्वेश्चंस मैंने आपके लिए करा दिए हैं। अब इसके अलावा इस टाइप के और क्वेश्चन बनते नहीं हैं। इन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लेंगे। टैक्सी वाला कर लीजिएगा, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला कर लीजिएगा, स्टूडेंट्स फेयर वाला कर लीजिएगा, मतलब स्टूडेंट फीस वाला कर लीजिएगा। इन सब क्वेश्चंस को आप और भी बुक से आप कर सकते हैं। करने के बाद आपका पूरा का पूरा केस बेस्ड स्टडीज़ कंप्लीट होगा। अब असर्शन रीजन के मेरे पास 1 2 3 4 क्वेश्चन है। इन चारों को करके वीडियो को मैं अब एंड करूँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पहला दिया हुआ है, इफ़ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्या है क्वेश्चन? इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x प्लस 5 माइनस 4 बराबर 0 एंड 5x प्लस 2y माइनस 25 बराबर 0 इज इनकंसिस्टेंट। अब सबसे पहले यहाँ पे टर्म दे दिया है इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट,
इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि वैसा लाइन जो आपस में मिले ही ना, मतलब इक्वेशन के वो दो लाइन जो आपस में मिले ही ना। यानी अगर कोई भी ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट और ये एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और यहाँ पे दो लाइन रिप्रेजेंट हो रहा है और ये दो लाइन जब आपस में नहीं मिलता यानी ये दोनों लाइन पैरेलल है। अगर दो पैरेलल लाइन इक्वेशन शो कर रहा है यानी वो इनकंसिस्टेंट है। समझ में आ रहा है? तो बोल रहा है कि ये इक्वेशन क्या इनकंसिस्टेंट है? तो इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है पैरेलल लाइन, ठीक है। और उसका सोल्यूशन उसका क्या रहता है? a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2. a1 by a2 a1 by a2 a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2. It means the system is inconsistent. अब यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास इक्वेशन जो दिया हुआ है वो 3x + 5y - 4 और दूसरा दिया है 15x + 25y - 25, ठीक है, बराबर 0 बराबर 0। अब इसमें से हम a1 क्या है? ये है a1, ये क्या है a2, ये क्या है b1, ये क्या है b2, ये क्या है c1, ये क्या है c2, ठीक है। तो a1 अपॉन a2 विच इज इक्वल टू 3/15, b1 अपॉन b2 विच इज इक्वल टू 5/25 एंड c1 अपॉन c2 दैट इज -4 एंड -25, ठीक है। a1 अपॉन a2 3 5 जा 15, सॉरी हाँ 3 × 5 = 15। तो यहाँ पे आ गया हमारा 1/5 विच इज इक्वल टू, इसको भी काटेंगे तो हमारे पास 1/5 ही आ जाएगा 5/25। और बेटा इसको काटेंगे तो कट नहीं पाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे आएगा हमारे पास 4/25। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों तो आपस में बराबर है पर ये दोनों आपस पर ये इन दोनों के बराबर नहीं है। इट मीन्स एसर्शन जो सही है। अब देखते हैं रीजन क्या? द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x + b1y + c1 is equal to 0 and a2x + b2y + c2 is equal to 0 represent the parallel line if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। तो देखो बेटा स्टेटमेंट असर्शन तो एकदम सही है 100%, कोई नहीं रोक सकता है और रीजन भी जो है वो स्टेटमेंट असर्शन के लिए बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर, ए इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक है। मतलब ये जो रीजन और असर्शन दोनों सही है, रीजन असर्शन दोनों सही है। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, टू इज अ करेक्ट टू स्टेटमेंट 2 इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। समझ में आया? चलिए इसको फटाक देना। क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं मिटाने जा रहा हूँ 5 गिनने पे, 1 2 3 4 5। चलिए अगला क्वेश्चन है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म बाय द लाइन रिप्रेजेंटिंग x बराबर 8 एंड y बराबर 6। x बराबर 8, x बराबर क्या दिया हुआ है एंड y बराबर 6, x बराबर 8 एंड y बराबर 6, x बराबर 8 एंड y बराबर 6, ठीक है। विथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस 24 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है यहाँ पे देखें द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज फॉर्म बाय द लाइन रिप्रेजेंटिंग x बराबर 8 एंड y बराबर 6। मतलब एक रेक्टेंगल बना, किसके द्वारा बना? एक लाइन के द्वारा से बना जो x बराबर 8 और y बराबर 6 बना रहा है। तो पहले हम एक लाइन, ये है y एक्सिस को खींचते हैं और ये x एक्सिस को खींचते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू कहाँ तक गई है? 8 तक, तो यहाँ पे 8 बनाएगा। दूसरा y की वैल्यू कहाँ तक गई है? 6 तक, तो मान के चलो यहाँ पे 6 तक हुआ। और ये कहाँ मिलेंगे आके? यहाँ पे मिलेंगे बाबू। तो ये एक रेक्टेंगल बना रहा है, डेफिनेटली एक रेक्टेंगल बना रहा है। इसकी वैल्यू क्या है? 6, इसकी वैल्यू क्या हुई? 8। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो कितना होगा? 8 × 6, 6 8 जा 48, यानी यहाँ पे आ रहा है 48 और ये कितना दिया है कि 24 आ रहा है, यानी ए इज रॉन्ग।
ये जो है वो रॉन्ग है, असर्शन इज रॉन्ग। दूसरा, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ए एक्स बराबर 8, मतलब एक्स बराबर 8 जो है, एंड वाई बराबर 6 जो है, इज कंसिस्टेंट विथ यूनिक सोल्यूशन। ये कंसिस्टेंट है। अब कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंट का मतलब होता है एक ही सोल्यूशन बनाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे, एक ही सोल्यूशन कब बनाएगा? जब दो लाइन आपस में एक पॉइंट से कट रहा हो। तो यहाँ पे देख रहे हैं, इसका लाइन यहाँ से इससे गया, इसका लाइन यहाँ से इससे गया, तो एक ही जगह पे तो कट रहा है, यानी ये इनकंसिस्टेंट है, मतलब आर रीजन जो है वो सही है। तो इसके लिए परफेक्ट क्या बैठता है? स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड ट्रू इज करेक्ट, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, अगला हम लोग चलते हैं। अगला दिया हुआ है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट को इंसिडेंट लाइन। को इंसिडेंट लाइन का मतलब समझते हैं, इसको मिटा देते हैं बेटा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। को इंसिडेंट लाइन का मतलब हम लोग समझते हैं। को इंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है? को इंसिडेंट लाइन, को इंसिडेंट, को इंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है? को इंसिडेंट लाइन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो लाइन होता है, जैसे मान के चलो किसी इक्वेशन का लाइन ये रिप्रेजेंट हुआ, ठीक है, और किसी स्टेटमेंट का लाइन ये रिप्रेजेंट हुआ, और ये लाइन एक दूसरे उस पुराने वाले लाइन के ऊपर ही बन गया, तो ऐसे लाइन को को इंसिडेंट लाइन कहते हैं। ऐसे लाइन को को इंसिडेंट लाइन, और को इंसिडेंट लाइन के मेनी सोल्यूशन होते हैं, बहुत सारे सोल्यूशन। जैसे ये हुआ, देखो यहाँ पर भी एक दो पॉइंट मिल रहे हैं, यहाँ पर भी, मतलब हर एक जगह पे पॉइंट मिल रहा है बेटा, हर एक जगह पे दोनों के दोनों लाइन मिल रहे हैं, तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है। जहाँ पे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है, वहाँ पे होता है बाबू a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तो आर, तो इफ द आर तो सही है, रीजन सही है, रीजन इज ट्रू। मैं पहले रीजन को ही पढ़ लिया, अब असर्शन पढ़ के देखता हूँ। इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन, द इक्वेशन आर कंसिस्टेंट हैविंग यूनिक सॉल्यूशन, तो ये गलत है, ये गलत है। मतलब कि अगर कोई इंसिडेंट लाइन बन रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन का ही बनाएगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है दो इक्वेशन का दो लाइन बस एक जगह पे इंटरसेक्ट करे, बस एक जगह पे इंटरसेक्ट करे। और यहाँ देख रहे तो यहाँ पे तो सैकड़ों जगह पे, मतलब इनफाइनाइट जगहों पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इनफाइनाइट जगहों पे दोनों लाइन आपस में मिल रहा है। इट मीन्स असर्शन जो है वो रॉन्ग है और रीजन जो है वो सही है। स्टेटमेंट ट्रू इज, स्टेटमेंट टू इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, इसका भी डी होगा। ठीक है, तो 36 का भी डी हुआ, 37 का भी डी हुआ, मतलब स्टेटमेंट 2 गलत है, स्टेटमेंट 1 सॉरी स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 सही है। लास्ट क्वेश्चन, अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बेटा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अब अगला क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x प्लस 6y, कौन सा इक्वेशन सिस्टम है? सिस्टम ऑफ इक्वेशन है बाबू 3x प्लस 6y इक्वल टू 10 एंड 2x प्लस माइनस के वाई इक्वल टू 5, तो दोनों को लिख देंगे। 3x प्लस 6y इक्वल टू 10 और 2x माइनस के वाई इक्वल टू -5, या +5 लिख दो या -5 लिख दो। ठीक है, इज इनकंसिस्टेंट। अब इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है बेटा? इनकंसिस्टेंट मैंने अभी बताया था, इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब होता है, यहाँ वाला इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है बाबू a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है? k की वैल्यू। तो k की वैल्यू कहाँ पे है? मतलब a2 के जगह पे है, b2 के जगह पे है। k की वैल्यू कहाँ पे है? b2 के जगह पे है। तो हम लिखेंगे a1 के जगह पे क्या लिखेंगे? 3/2 इज इक्वल टू b1 के जगह पे लिखेंगे 6 और b2 के जगह पे लिखेंगे -k, b2 की जगह पे लिखेंगे -k। अच्छा ये बताओ, 3 से
3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, और 2 और 2 आपस में गुना हो जाएगा, 2 और 2 आपस में गुना हो जाएगा, के इधर चल जाएगा, तो माइनस के बराबर 2 गुने 2, माइनस के बराबर 4, के बराबर -4, के कितना आया -4, यानी ये तो सही है। चलो, असर्शन सही है। रीजन क्या है? ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज 0 इफ इज इनकंसिस्टेंट होगा अगर a1 अपॉन a2, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है बाबू, एकदम देखते ही मालूम चल गया। इसी तरह से आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना होगा, कहानी बनाना होगा कैसे क्या होता है। इनकंसिस्टेंट हो गया मतलब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो क्या ये इनकंसिस्टेंट के लिए सेटिस्फाइड है? नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, यानी रीजन फॉल्स है, यानी स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, 2 इज फॉल्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो बेटा इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। तो आपको एक कहानी बनाना होगा। आपको कहानी क्या बनाना होगा कि जिससे आपको चीज़ों को याद करने में सहयोग मिले, आप भूलेंगे नहीं। कैसे? अगर हम बोले कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल के दो तरीके से सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है ग्राफिकल और एक होता है अलजेब्रिक, ठीक है ना। ग्राफिकल में क्या होता है? दो चीज़, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, दूसरा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। एक होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसका मतलब क्या होता है? इसका तीन मतलब होता है। पहला पहला कोइंसिडेंट होगा, कोइंसिडेंट होगा लाइन, दोनों लाइन आपस में क्या होंगे? कोइंसिडेंट होंगे। दोनों लाइन आपस में इसमें क्या होंगे? पैरेलल होंगे, पैरेलल होंगे। दोनों लाइन आपस में क्या होंगे? इंटरसेक्टिंग होंगे। ये किस में आ गया? ये लाइन के क्षेत्र में आ गया। लाइन देखेंगे इसके कारण, मतलब पहला लाइन अगर देख रहे हैं तो अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ गया, इट मीन्स इसका जो दो लाइन होंगे आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। दूसरा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो गया, यानी दो लाइन आपस में पैरेलल होंगे। फिर देखिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी दो लाइन आपस में को इंसिडेंट होंगे। क्या होंगे? को इंसिडेंट होंगे। ठीक है, ये तो लाइन की बात आ गई। अब इसको कहा क्या जाता है? अब इसको कहा क्या जाता है? अब इसमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट भी आता है। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। तो बाबू दो केस में कंसिस्टेंट होता है, दो केस में कंसिस्टेंट होता है। जिसमें लाइन आपस में मिल जा रहा है उसको कंसिस्टेंट कहते हैं। कंसिस्टेंट मतलब एक्स और वाई की वैल्यू कंसिस्ट कर रही है, कंसिस्टेंट उसको कहते हैं। तो यहाँ पर भी टच होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन में भी टच होगा और कोइंसिडेंट लाइन में भी टच होगा। तो कोइंसिडेंट लाइन को भी क्या कहते हैं? कोइंसिडेंट लाइन को भी कंसिस्टेंट कहते हैं। कंसिस्टेंट, कोइंसिडेंट लाइन को भी कंसिस्टेंट कहते हैं। पैरेलल लाइन को इनकंसिस्टेंट कहते हैं। पैरेलल लाइन को इनकंसिस्टेंट कहते हैं। ठीक है, अब तीसरा महत्वपूर्ण चीज आ जाता है हमारे पास। क्या है बेटा? कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइन हुआ तो कितने सॉल्यूशन बनाएंगे? नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अगर इंटरसेक्टिंग हुआ तो एक ही सॉल्यूशन बनेगा, वन सॉल्यूशन, जिसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन भी, यूनिक सॉल्यूशन भी। इनकंसिस्टेंट हुआ, पैरेलल बन गया तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और अगर कांस्टेंट हुआ तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अरे यार, अरे यार, इतना क्या टेंशन में आ गया? इसको याद करो ना, सारा टेंशन भूल जाओ। अब इंटरसेक्टिंग मतलब अगर एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, दो लाइन आपस में मिल गए तो इसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसी एक ही जगह पे ना मिलेंगे तो कितने सॉल्यूशन बनेंगे? यूनिक, यूनिक वन सॉल्यूशन। ठीक है, अगर दो लाइन आपस में नहीं मिले तो क्या बनाएगा? यानी पैरेलल बनाएगा। क्या बनाएगा? यानी पैरेलल बनाएगा। पैरेलल में कोई सॉल्यूशन नहीं बनता, नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब क्या होगा?
अब क्या करेंगे, अगर दो लाइन आपस में कोइंसिडेंट कर जाते हैं, मतलब आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर बैठ जाएंगे, तो इस केस में बाबू हम देख रहे हैं कि हर एक पॉइंट पे ये टच होगा, हर एक पॉइंट पे दोनों लाइन आपस में टच होंगे। तो कितने पॉइंट होंगे, तो इनफाइनाइट पॉइंट होंगे ना बेटा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो आपको समझ में आया होगा बेटा, इसी तरह से आप समझिएगा, क्योंकि आप किससे पढ़ रहे हैं, आप आदित्य मिश्रा से पढ़ रहे हैं, और मेरे से पढ़ने वाले बच्चे कभी भी फेल नहीं होते, ये मेरी गारंटी है। तो बेटा इस तरह से आपका एसर्शन रीजन और एसर्शन रीजन और केस बेस्ड स्टडीज के क्वेश्चंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कंप्लीट हो गए। आई होप आपको सारा का सारा चीज़ डिटेल में समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई चूक हो रही है तो फिर से आप पीछे जाइए, मेरे वीडियो को पुनः देखिए, उसको फिर से नोट डाउन करिए, उससे रिलेटेड कुछ सवाल बनाइए। कोई माइका लाल, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो कोई माइका लाल आपको पास होने से या आपको टॉप करने से कोई माइका लाल रोक नहीं सकता है। आप 100% सफलता की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यार अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है, आपका मेरे मेहनत को सराहना देते हैं, तो प्लीज़ एक वीडियो कंप्लीट करने के बाद 5 जगहों भेजिए, कम से कम एटलीस्ट 5 लोगों को भेजिए जो आपके दोस्त सर्कल हो, जो 10th में पढ़ रहे हों, या फिर वैसे लोग जो 10th में आने वाले हों, और उनसे बोलिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, मेरे मेहनत को आप देख रहे हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ आप ऐसा काम करिए, और बाद बाकी महादेव के ऊपर छोड़ दिए। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।